गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लासेस में हम मध्य प्रदेश के भौतिक वर्गीकरण में 7 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 6 शुरुआती जो 6 भौतिक प्रदेश थे कौन कौन से, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बघेलखंड का पठार, अर्थात नर्मदा नदी के उत्तर में जो भाग था उसका अध्ययन कर लिया था। जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है 7वें भौतिक प्रदेश के बारे में, जिसका नाम है सतपुड़ा प्रदेश। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सतपुड़ा, 7 पहाड़ियों का समूह, 7 मोड़ का समूह। मोड़ अर्थात इस तरह से होगा ना, तो जो 7 पहाड़ियां हैं उनका समूह होने के कारण इसे सतपुड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे हमने पिछली क्लासेस में सभी का बारी बारी से अध्ययन किया था, उनकी गहन चर्चा की थी, जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी उनको आप बेहतर तरीके से याद रखें। ठीक है, तो सतपुड़ा प्रदेश, सबसे पहले समझिए कि जो 7वां भौतिक प्रदेश है वो है सतपुड़ा प्रदेश। इसका जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। 11% जब हम निकालेंगे 3,08,252 किलोमीटर का, तो यह लगभग आएगा 34,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लगभग इतना क्षेत्रफल है किसका, सतपुड़ा प्रदेश का। सतपुड़ा प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यह है मैप मध्य प्रदेश का। इसमें आप समझिए कि जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पश्चिम में गुजरात सीमा से लेकर पूर्व में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सीमा तक इसका विस्तार लगभग 900 किलोमीटर तक है, या हम कहें इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 900 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर सकरा है और आगे जैसे ही पूर्व की ओर इसका विस्तार होता है तो जो चौड़ाई है आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसी का आगे चल के जो विस्तार है, जैसे हम आपको बताएं कि जो भारतीय भूगोल में दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक प्रकार से विस्तार है। पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, उत्तर पूर्व में कहां तक, छोटा नागपुर का पठार, तो इसी वाले क्षेत्र का विस्तार माना जाता है सतपुड़ा प्रदेश का जो मैकाल श्रेणी वाला भाग है। वैसे ये सब चीजें थोड़ी सी आपको ऊपर से जा सकती हैं। ये है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार, पठार का ही पूर्वी विस्तार है छोटा नागपुर का पठार, तो इसी से संबंधित है, इसी का कुछ भाग है मैकाल पर्वत श्रेणी, जो किसका विस्तार है, सतपुड़ा प्रदेश का। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, यह इसकी है मध्य प्रदेश में अवस्थिति। या हम कहें कि जो सतपुड़ा प्रदेश है उसका विस्तार कहाँ से है, सतपुड़ा प्रदेश का विस्तार उत्तर में नर्मदा सोन नदी इसकी सीमा तय करती है, और दक्षिण में ताप्ती नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी और उत्तर में नर्मदा नदी सतपुड़ा प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, यही इसका विस्तार है। ठीक है, अब इतनी बातें आ गई होंगी आपको समझ में। अब इसके पढ़ते हैं वर्गीकरण। जो सतपुड़ा प्रदेश है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो संपूर्ण सतपुड़ा प्रदेश है उसमें अलग अलग तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। इसका जो निर्माण है अलग अलग तरह की चट्टानों से हुआ है। जैसे हम बात करें राजपीपला की पहाड़ी, जो इसका पश्चिमी छोर है, मध्यम भाग है वो क्या कहलाता है, महादेव की पहाड़ी, और इसका जो पूर्वी छोर है वो कहलाता है मैकाल श्रेणी। तो इसका जो 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, जिस तरह से विंध्याचल पर्वत श्रेणी थी उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। जो पश्चिमी भाग है वो विंध्याचल कहलाता है, जो मध्य भाग है जिसका उत्तर पूर्व तक विस्तार है यहाँ पर वो क्या है, भांडेर, और जो पूर्व में ही आगे तक विस्तार है उसे बोला जाता था कैमूर। इसी तरह से जो सतपुड़ा प्रदेश है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पश्चिमी भाग है उसे बोला जाता है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, और उसी का नाम है राजपीपला की पहाड़ी। क्या कहा जाता है, राजपीपला की पहाड़ी। तो यहां पर जब आप देखेंगे मैप में, जो ये वाला भाग है अर्थात पश्चिम में जो गुजरात सीमा से लगा हुआ भाग है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जो इसका विस्तार होगा वो कहां से होगा, गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रा, इसमें स्पेशली 3 या 4 जिले, प्रमुख रूप से 3 जिले आते हैं, अलीराजपुर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह पश्चिमी सतपुड़ा प्रदेश, यह है बुरहानपुर का दर्रा, शायद आपको दिख रहा होगा, दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, ये वाला है बुरहानपुर दर्रा। तो इस वाले पोर्शन को कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी, जो क्या है, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार। ठीक है,
पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी, ठीक है। और इसका जो विस्तार है वो है गुजरात से लेकर, गुजरात राज्य की सीमा से लेकर पूर्व में बुरहानपुर तक। तो बुरहानपुर जो दर्रा है वो भी बुरहानपुर में ही स्थित है। तो इसमें प्रमुख रूप से 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? अलीराजपुर, बड़वानी और बुरहानपुर। झाबुआ का कुछ भाग भी इसमें आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राजपीपला की पहाड़ी है पश्चिमी सतपुड़ा प्रदेश है, इसमें 3 जिले आते हैं जिसमें अलीराजपुर, बड़वानी और बुरहानपुर, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसमें अनेक छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं उनमें प्रमुख पहाड़ियां हैं असीरगढ़ की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी बुरहानपुर में, और इसी को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इतिहास काल में। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है वो है बुरहानपुर दर्रा, जो कहाँ पर है? बुरहानपुर में। और यहीं पर एक किला है जिसे कहा जाता है असीरगढ़ का किला। राजा असीर ने बनाया था, निर्माण करवाया था। यह किला अजेय माना जाता है, जिसे जीता नहीं जा सकता था। तो उत्तर से लेकर दक्षिण यहां तक कनेक्टिविटी जो प्रदान करता था उसे बोला जाता था असीरगढ़ का किला, बुरहानपुर दर्रा, जो कहां पर स्थित है? बुरहानपुर में। तो यह प्रश्न आ चुका है कि किसे दक्षिण का द्वार कहा जाता था, किसको? असीरगढ़ के किले को। तो बुरहानपुर में ही कौन सी पहाड़ी है? असीरगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। ये चल रही है बात राजपीपला की पहाड़ी की। तो राजपीपला की पहाड़ी का विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात की सीमा से लेकर बुरहानपुर तक, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 60 किलोमीटर। कितनी है? 60 किलोमीटर। और धीमे धीमे मैं बता रहा हूं कि आगे जाते जाते जो सतपुड़ा प्रदेश है वो काफी चौड़ा हो गया है, 120 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो गई है, ठीक है। तो जो राजपीपला की पहाड़ियां हैं, यहां पर अनेक पहाड़ियां हैं जिसमें सबसे प्रमुख है असीरगढ़ की पहाड़ी, दूसरी है ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी जहां से पूर्णा नदी का उद्गम होता है। पूर्णा नदी, अभी पढ़ेंगे नदियों के बारे में। तो ग्वालीगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? पूर्णा नदी। विजलगढ़, अखरानी, बड़वानी और निमाड़ का मैदान, एक मैदान है जिसे कहा जाता है निमाड़। वैसे खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, इस वाले क्षेत्र को ही कहा जाता है निमाड़ का क्षेत्र। यहाँ पर केले का उत्पादन बहुत होता है निमाड़ के मैदान में, ठीक है। तो निमाड़ का मैदान, अखरानी, बड़वानी, गोविलगढ़ और असीरगढ़ की पहाड़ी, ये स्थित है राजपीपला की पहाड़ी के अंतर्गत। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है चूलगिरी। चूलगिरी, क्या नाम है? चूलगिरी। जो चूलगिरी चोटी है कहां पर? राजपीपला की पहाड़ियों के अंतर्गत। इसकी ऊंचाई है 1215 मीटर और यह राजपीपला की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, ठीक है। 1215 मीटर। यह प्रश्न आ चुका है। वैसे जो अखरानी और बड़वानी है, दोनों जो पहाड़ियां हैं वो इसी वाले क्षेत्र पर स्थित है, चूलगिरी, ठीक है। ये तो हो गई बात किसकी? राजपीपला की पहाड़ी की। प्रमुख बात, यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाएंगी, कहाँ पर? जो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? स्पेशली दक्कन पठार के अंतर्गत आता है। दक्कन पठार के नजदीक होने के कारण यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाएंगी वो कैसे? बेसाल्टिक क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी, या हम कहें काली मृदा वाली चट्टानें पाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ इसका जो निर्माण है वो लावा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। जो मालवा है, मालवा में भी अलीराजपुर आता था, तो यहाँ पर काली मृदा अत्यधिक पाई जाती है। तो काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? वो होता है लावा चट्टानों से। तो जो चट्टानें पाई जाती हैं वो बेसाल्टिक चट्टानें और लावा चट्टानें, उन्हीं को बोला जाता है। एक बात समझिए, ग्रेनाइट और बेसाल्ट में अंतर क्या होता है? दोनों का निर्माण होता है किससे? ज्वालामुखी उद्गार से। ज्वालामुखी उद्गार मैंने बताया था क्या होता है। ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी में नीचे से, धरातल से क्या निकलते हैं? अनेक तरल पदार्थ जो काफी गर्म होते हैं, ठीक है, और पृथ्वी सतह पर आकर फैल जाते हैं और ये हो जाते हैं ठंडे, हो जाते हैं। तो ठंडे होने के कारण, इनका शीतलन होने के कारण जिस धरातल का निर्माण होता है उसे बोला जाता है बेसाल्ट। धरातल पर जो जमाव होता है मैग्मा का उसे बोला जाता है बेसाल्टिक चट्टान, ठीक है। और जबकि धरातल में कहीं कहीं क्या होता है? दरारें होती हैं, भ्रंश होता है, तो वहां से कुछ लावा और मैग्मा निकलने का प्रयास करता है। कहां से? दरारों से, जहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है। अकेला एक ही पॉइंट से तो निकलेगा नहीं, कहीं कहीं पे अधिक दबाव या ताप के कारण साइड से भी या दरारों से भी निकलता है मैग्मा और लावा। तो उसके कारण जो दरारों में जमा होता है मैग्मा और शीतलन होता है, तो उससे होता है ग्रेनाइट क्रम की चट्टानों का निर्माण, ठीक है। तो जो ए वाला क्षेत्र है, कौन सा?
राजपीपला की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट क्रम की चट्टानों से। या हम कहें कि जो संपूर्ण सतपुड़ा प्रदेश है उसका अधिकांश भाग किससे निर्मित है? बेसाल्टिक चट्टानों से, ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट और नीस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों के कारण ही यहाँ पर काली मृदा अत्यधिक पाई जाती है। इसलिए मैंने लिखा भी है कि जो राजपीपला की पहाड़ी है वो प्रचुर मात्रा में काली मृदा से भरपूर है। काली मृदा अत्यधिक होने के कारण यहाँ कपास का उत्पादन भी अधिक होता है। तो बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन इन 4 जिलों में, निमाड़ के इन 4 जिलों में कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये हो गया पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी भाग है उसके बारे में, ठीक है। जो अगला है मध्य भाग, उसे बोला जाता है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। 3 भाग हो गए, कौन कौन से? इस वाले भाग को पश्चिमी सतपुड़ा प्रदेश या राजपीपला की पहाड़ी। जो मध्य भाग है उसे बोला जाता है पूर्वी सतपुड़ा, सतपुड़ा ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी। और जो सबसे पूर्व में है उसे बोला जाता है मैकाल। तो जो अगला डिवीजन है वो है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, इसी को कहा जाता है महादेव की पहाड़ी। इसकी जो चौड़ाई कितनी है? 120 किलोमीटर, क्योंकि आगे जाते जाते चौड़ाई बढ़ रही है। सतपुड़ा प्रदेश की जहाँ यहाँ 60 थी तो यहाँ 120 हो गई, तो 60 से 120। एक जो क्षेत्र है वो किन किन क्षेत्रों के मध्य विस्तृत है? वो है बुरहानपुर से लेकर यहाँ खंडवा, बुरहानपुर से लेकर सिवनी तक। खंडवा, बुरहानपुर से लेकर सिवनी तक का जो विस्तार है वो किसका है? महादेव की पहाड़ी, जो क्या है? पूर्वी सतपुड़ा प्रदेश, ठीक है। इसके अंतर्गत जो जिले आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? खंडवा, बुरहानपुर से आएंगे तो खंडवा, होशंगाबाद, प्रमुख जिलों की बात कर, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और सिवनी। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है इसका विस्तार खंडवा से लेकर सिवनी तक, जिसमें होशंगाबाद और बैतूल जिले भी आते हैं, ठीक है। तो होशंगाबाद में इस क्षेत्र की और मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी विराजमान है, स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी महादेव की पहाड़ी पर कौन सी जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है स्थित है? वो है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो पचमढ़ी या हम कहें कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी पहली धूपगढ़ और मध्य प्रदेश की दूसरी चोटी वो है चौरागढ़, 1330 मीटर। 1350 और 1330 दोनों आवश्यक रूप से याद रखें, ठीक है। तो चौरागढ़ चोटी और धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर पचमढ़ी में, और चौरागढ़ की चोटी 1330 मीटर, ये भी पचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही स्थित है। और यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, जो शिव मंदिर है काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पचमढ़ी को जो कहाँ पर स्थित है? महादेव की पहाड़ी के अंतर्गत, इसे कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। यह एक हिल स्टेशन है और काफी सुंदर है, मनोभावी दृश्य होने के कारण इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। किसे? पचमढ़ी को। ये जो प्रश्न है कई बार आ चुके हैं, इसलिए इनको अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें 3-4 जो जिले आते हैं वो मैंने बता दिए हैं। इसका विस्तार कहाँ से है? खंडवा से लेकर बुरहानपुर दर्रे के बाद खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और सिवनी तक। तो बैतूल में एक पहाड़ी स्थित है, जिस तरह से होशंगाबाद में है महादेव की पहाड़ी, तो एक और पहाड़ी है बैतूल में, कालीवीत पहाड़ी, और यहीं पर मुल्ताई है, मुल्ताई से ताप्ती नदी भी निकलती है। और कालीवीत की जो पहाड़ियां हैं वो भालुओं के लिए, काले भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो कालीवीत की पहाड़ी और महादेव की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? वो आती है मध्य सतपुड़ा प्रदेश, या हम कहें पूर्वी सतपुड़ा प्रदेश, यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। और यहीं पर मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटियां भी विराजमान है, धूपगढ़ और चौरागढ़। ये बात बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि प्रत्येक जो क्षेत्र है वहां पर प्रमुख रूप से कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं। जैसे राजपीपला की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या है? चोलगिरी, और यहीं पर 52 गजा जो मंदिर है शायद वो भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो जो तीसरा वर्गीकरण है, ये तो होगा 2 वर्गीकरण। जो ये वाला भाग है हम कहेंगे महादेव की पहाड़ी का, इसकी औसत ऊंचाई आप मान लो कि 1200 मीटर है। महादेव की पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। तो यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाएंगी वो लगभग इससे तो ऊपर ही होंगी, इसलिए इनकी जो ऊंचाई है धूपगढ़ की 1350 और चौरागढ़ की 1330 मीटर, ठीक है। अब बात करेंगे इसके तीसरे वर्गीकरण की। तीसरा वर्गीकरण है मैकल, मैकल पर्वत श्रेणी। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो सतपुड़ा प्रदेश है इसी का पूर्वी विस्तार, ये तो हो गया धूपगढ़, ये होशंगाबाद हो गया, यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक,
जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा बनाती है यहीं पर है करार घाटी, अभी बताएंगे, ठीक है। तो सतपुड़ा प्रदेश का जो पूर्वी विस्तार है उसे कहा जाता है मैकल पर्वत श्रेणी। क्या कहा जाता है? मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये क्या है? सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है। सर्वाधिक खनिज इसी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसमें? मैकल श्रेणी में। किसमें? मैकल श्रेणी में, ठीक है। सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है सिवनी से लेकर अनूपपुर तक। मैं बता ही रहा हूं कि इसका जो विस्तार है कहां से? अलीराजपुर से लेकर बुरहानपुर तक, गुजरात राज्य की सीमा से लेकर बुरहानपुर तक, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, उनका जो विस्तार है वो कहां से है? बुरहानपुर से लेकर सिवनी तक। और सिवनी से लेकर जिसमें जो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा ये वाले जिले आते हैं, यहाँ अनूपपुर शहडोल तक, तो वो कहलाते हैं मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत। यही विस्तार है पूर्व में सतपुड़ा प्रदेश का। तो सिवनी से लेकर अनूपपुर तक छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। यहां पर प्रमुख एक पहाड़ी पाई जाती है जिसे लांजी पहाड़ी कहा जाता है, जो बालाघाट में स्थित है। और लांजी पहाड़ी के नाम पर ही वहां पर एक जगह का नाम भी है लांजी। लांजी, कभी आप जाएंगे बाय रोड तो उस पर आपको लांजी जो जगह है वो पड़ती है, ठीक है, उसी रूट पर। तो लांजी पहाड़ी जो बालाघाट क्षेत्र के अंतर्गत है वो कहां पर स्थित है? वो है मैकल पर्वत श्रेणी में, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो वो है अमरकंटक। जो राजपीपला की पहाड़ी है उसकी सर्वोच्च चोटी चोलगिरी, ठीक है, 1215 मीटर। जो महादेव की पहाड़ी है उसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, ठीक है। जो अमरकंटक है वो मैकल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1064, कहीं कहीं 1065 भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो 1064-65 में उतना कोई अंतर नहीं है। इसी में जो अमरकंटक है यहीं पर अमरकंटक का पठार भी है अनूपपुर में, और वहीं से दो नदियां भी निकलती हैं। पिछली क्लास में मैंने बता भी दिया था, नर्मदा, सोन निकलती बहुत सारी नदियां हैं। अमरकंटक का पठार जो कि मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है और यहाँ पर सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इस कारण से इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है वाटरशेड, अर्थात पानी का जो सर्वाधिक यहाँ से निकलने का स्थान है वो कौन सा है? अमरकंटक का पठार, इसलिए इसे वाटरशेड कहा जाता है। यह प्रश्न आ चुका है, ठीक है। मध्य प्रदेश का वाटरशेड किसे कहा जाता है? अमरकंटक का पठार। तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं? मान लीजिए ये है अमरकंटक का पठार, ठीक है। अमरकंटक पठार के उत्तर से 3 नदियां निकलती हैं, जिसमें से 2 तो चली जाती है उत्तर पूर्व की ओर और एक चली जाती है उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम की ओर जो जाती है वो है नर्मदा, और जो उत्तर पूर्व की ओर जाती है वो है सोन और जोहिला, ठीक है। इनकी भी बड़ी रोचक कहानी है जोहिला और सोन की, ठीक है। जाहिल एक शब्द सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं बेकार, जाहिल, गवार, तो उसी के नाम से जोहिला नदी का नामकरण हुआ है। बताएंगे कभी किसी दिन कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। काफ़ी लंबी प्रेम कहानी है वो। प्रेम कहानियों में आपका लगाव अधिक है, होता है इस उम्र में, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, और जो अमरकंटक का पठार है उसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ से भी 2 नदियाँ निकलती हैं, वो है महानदी और बैनगंगा। महानदी चली जाती है उड़ीसा में, जिस पर हीराकुंड डैम भी बना है, और बैनगंगा आगे इसी साइड निकल आती है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में जो मैकल पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश का काफ़ी बहुमूल्य क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, खनिज की दृष्टि से यह भरपूर भी है, और यहाँ पर नदियों का उद्गम भी होता है। तो भौगोलिक दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है मैकल पर्वत श्रेणी, क्योंकि इसमें अमरकंटक के पठार से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, अर्थात हम कहेंगे कि वाटरशेड है वो कहाँ पर उपस्थित है? मैकल पर्वत श्रेणी में। और यहाँ की सर्वोच्च चोटी है वो भी अमरकंटक है, 1065 या 64 मीटर ऊंची, ठीक है। यहाँ पर एक क्षेत्र है वो है करार घाटी। कहाँ पर? इस वाले, ये कोयला क्षेत्र है वैसे करार घाटी। तो इसको लेकर जो कितनी है 7 वर्ग किलोमीटर, छोटा सा एरिया है, लेकिन एरिया को लेकर विवाद तो हमेशा होते रहते हैं, पड़ोसियों में तो हमेशा ही होते हैं। ये तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें जन्मजात हैं। यदि पड़ोसियों से विवाद ना हो तो फिर पड़ोसी क्या काम के, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो पड़ोसियों से, अर्थात मैकल श्रेणी का जो पड़ोसी है कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य। तो करार घाटी को लेकर, इस 7 वर्ग किलोमीटर को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद है। किस किस के बीच? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य। एक और मैंने बताया था कि कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग को लेकर किस किस का विवाद था? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आखिर में झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया था। इसी तरह से जो दूसरा विवाद है
वो काय को लेकर है, किरार घाटी क्षेत्र। अब विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है क्योंकि जो किरार घाटी क्षेत्र है वो कोयला भरपूर क्षेत्र है। यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इस कारण से किरार घाटी क्षेत्र का जो अधिकार है, अधिपत्य को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विवाद है। ठीक है, ये सब हो गई विशेष बातें किसके बारे में? मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों में सतपुड़ा प्रदेश के बारे में। इसमें कुछ बातें जो बची हुई हैं वो और समझ लेते हैं तो आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि कुछ बचा है, केवल बची है मृदा और जलवायु। तो मृदा के बारे में मैंने बता दिया कि ये वाला भाग है जो राजपीपला की पहाड़ी का, वो कहाँ पर है? वो है मालवा के पठार और दक्कन के पठार के नज़दीक। इस कारण से यहाँ पर काली मृदा पाई जाएगी और जो चट्टानें पाई जाएंगी वो बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो है महादेव की पहाड़ी में यहाँ मिश्रित पाई जाएगी। मिश्रित अर्थात कुछ काली मिट्टी, कुछ लाल मिट्टी, इस तरह से। जो मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र है, बालाघाट वाला क्षेत्र है, स्पेशली बालाघाट वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो है लेटेराइट मृदा। यह प्रश्न काफी बार आ चुका है। जहां अधिक बारिश होती है उस वाले क्षेत्र में जिस मृदा का विकास होता है उसे बोलते हैं लेटेराइट मृदा। ठीक है, तो लेटेराइट मृदा मैकल श्रेणी क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, अब बात करेंगे अंतिम जो बिंदु है वो है जलवायु का। तो मैंने बताया था कि जैसे ही हम नीचे की ओर जाएंगे, दक्षिण की ओर जाते हैं, सतपुड़ा प्रदेश के दक्षिण की ओर, तो वहां पर जो आर्द्रता होती है मानसूनी पवनों में वो सर्वाधिक होती है। इस कारण से इस वाले क्षेत्र में बारिश अधिक होगी। तो यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। ठीक है, और यहाँ पर वर्षा होगी 125 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक। और वैसे भी जो पचमढ़ी है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वो वर्षा वाले टॉपिक जब आएगा उसमें पढ़ेंगे। जो तापमान रहेगा वो यहाँ पर सुहावना रहेगा क्योंकि पचमढ़ी हिल स्टेशन भी है। मैंने बताया था क्यों जाएंगे लोग वहाँ घूमने, क्योंकि वहाँ पर मौसम सुहावना होता है। गर्मियों में ना अधिक गर्मी 35-40 डिग्री सेल्सियस और ठंड में ना अधिक ठंड 15-20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बातें थी प्रमुख किसके बारे में? मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश में सतपुड़ा प्रदेश के बारे में। इसका वर्गीकरण, इसका विस्तार, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी समझ आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। ठीक है, जो अगली क्लास है, वैसे तो भौतिक प्रदेशों के बारे में एक क्लास है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, भौतिक प्रदेशों के पश्चात हम अलग से एक ऐसा अध्याय प्रारंभ करना चाहते हैं, अलग से ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं जिसमें जो मध्य प्रदेश के जितने भी पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ियाँ, ठीक है, इन सब की एक विस्तृत चर्चा कर लेंगे किसी एक लेक्चर में। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसका एसेंस किसके संदर्भ में? पर्वत, पठार, पहाड़ी और मैदान, इन सबको मिलाकर एक अलग से क्लास ले लेंगे। तो आपको कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि असीरगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी स्थित कहाँ पर है, चित्रकूट पर्वत कहाँ पर है, गिद्धराज पर्वत कहाँ पर है, बांगचू बिंदु कहाँ पर है, इस तरह से क्वेश्चनिंग आती है। ठीक है, असरपी की पहाड़ियाँ, भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इन सब को लेकर एक अलग से जो अगली क्लास होगी उसको बनाएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जलवायु और मृदा के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे फसलों के बारे में, फिर पढ़ेंगे खनिजों के बारे में। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।